हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्लास 7th एनसीईआरटी की समरी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लास 6 एनसीईआरटी समरी and now I'll be starting with class 7th one. So today we're gonna discuss first, second and third chapter. Guys, if you're willing to take Unacademy's Plus subscription, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड स्टडी IAS and if you have any kind of query related to Plus subscription और कोई भी practice strategy, कोई भी query है, you can just call on this number or you can WhatsApp. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है our environment. अब environment क्या होता है? तो environment वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सराउंड करती हैं, हमारे आसपास मौजूद जो चीज़ें हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं और वो आपकी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, ठीक है। और दैट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड नेचुरल फोर्सेस ऑल्सो। सो बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक components with that of abiotic components. So your biotic components are the living one and the abiotic components are the non-living one. तो environment is divided into two broad parts. एक तो आपका natural environment हो गई और दूसरी आपकी human environment हो गई. So now environment means the place, people, things and nature that surround any living organism. तो environment कोई जगह, इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नेचर में है, जो हमें सराउंड करती है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील करती है एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि नेचुरल एनवायरनमेंट है क्या। तो नेचुरल एनवायरनमेंट आपकी हो गई लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड लेयर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे लिथोस्फेयर बोलते हैं। और वो कैसे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बनी है? रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है और कवर्ड है ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से, ठीक है। तो इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लिथोस्फेयर एक तरीके की डोमेन है जो प्रोवाइड करती है हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ग्रासलैंड्स आर फॉर ग्रेजिंग, लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नेचर से हमें मिलती है वो हमारे यूज़ में आती हैं, ठीक है। जैसे लैंड आ रहा है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, ग्रास लैंड ग्रेजिंग के लिए आ रहे हैं, और लैंड आपका तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी आता है, ठीक है। रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वी नीड लैंड, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ ऑल्सो। सो द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। मैंने आपको पिछली वाली हमने बुक में पढ़ा था दैट वाटर इज़ रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर, ओके। सो द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू हाइड्रोस्फेयर, जो कि कंप्राइज करता है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर से। वो डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा रिवर है, लेक है, सीज़ हैं, ओशंस हैं। तो ये सब क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, ओके। देन बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इट इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर जो कि सराउंड करती है हमारी अर्थ को। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. जो gravitational force है अर्थ का वो होल्ड करता है एटमॉस्फेयर को जो उसके आजू बाजू है, ठीक है। Now it protects us from the harmful rays. तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से एंड द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, ओके। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो आपकी एटमॉस्फेयर क्या कंसिस्ट करती है? नंबर ऑफ गैसेस को, डस्ट को, वाटर वेपर को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज आएगा तो वो लीड करता है वेदर और क्लाइमेट चेंज में भी, ठीक है। नाउ योर प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारे प्लांट और एनिमल हैं वो एक साथ मिलके बायोस्फेयर या फिर लिविंग वर्ल्ड
बनाते हैं. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ जहाँ पे आपको लैंड, वाटर, एयर सारी चीज़ें इंटरैक्ट करती रहेंगी, दिखेंगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ. बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम इज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम है एक लार्ज कम्युनिटी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जिसमें आपके नॉन लिविंग भी हैं, लिविंग भी हैं, वाटर है, एयर है, सॉइल है, सब मिलेंगे आपको, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो द लिविंग एंड द फिजिकल components are linked together through nutrient and energy flows. So there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. तो ये जो इकोसिस्टम है ये आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है. एक रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, माउंटेन में, लेक में, रिवर में, ओशन में, चाहे वो एक छोटा पॉन्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, बट यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम एवरीवेयर, ठीक है. दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर. अब आपके एक छोटा पॉन्ड ही क्यों ना ले लो, उसमें भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है. तो ये आपको ये न्यूट्रिएंट साइकिल, ये एनर्जी फ्लो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बिकॉज वी ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर. ओके, चलिए बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं विद एनवायरनमेंट और उसे मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के लिए, ठीक है. तो आपको जैसे पता ही होगा कि अगर जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो भी हमारी ह्यूमन नीड्स की वजह से होता है. एक तो पहले तो हमें लैंड चाहिए सेटलमेंट के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा टिम्बर चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो पेड़ को काटना पड़ता है. सो दिस इज़ लाइक जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे यूज़ में आती हैं. तो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी खुद की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है. तो पहले क्या होता था, जो ह्यूमंस थे दे वर अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सराउंडिंग्स एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. तो पहले क्या करते थे लोग कि जो भी नेचर में आसपास जो चीज़ें थी उस हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे ना ज़रूरतें कम थी, अब ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपको पता ही है रिसोर्सेज की भी उसी हिसाब से ज़रूरत होगी. तो पॉपुलेशन का बढ़ना यानी कि हर इंसान को ज़रूरत है. अब जैसे अगर कोई भी इंसान, मान लीजिए इफ़ समवन इज़ हैविंग लाइक किसी के बेबी हो रहा है, ठीक है, इफ़ यू हैविंग ऑफ स्प्रिंग, तो आप उसके होने के टाइम से एक ट्री ग्रो कर सकते हैं. अगर आप उसके मतलब उसके नाम पे, उसकी बर्थ पे एक ट्री ग्रो करेंगे, ठीक है, तो वो जब बड़ा हो जाएगा उसकी टेक केयर करेगा, उसका बेबी होगा वो एक ट्री ग्रो करेगा. तो क्या है, वो अपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम खुद कर लेंगे, ठीक है. तो वो भी एक एक आइडिया होना चाहिए प्लांट ग्रो करने का, ठीक है. वो आइडिया आपको कैसे भी डेवलप करना है. सो नाउ एज टाइम वेंट बाय नीड्स बिकम मोर वेराइड. जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो भी हमारी नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं. तो ह्यूमंस लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. अब इंसानों को क्रॉप्स को ग्रो करना आ गया, डोमेस्टिकेट करना आ गया एनिमल्स को, और एक सेटल लाइफ गुजारना भी आ गया. So the wheel was invented, surplus food was produced. पुराने ज़माने में काफ़ी in earlier time, as we all know कि wheel invent हुआ था, ठीक है. surplus food was being also produced, barter system emerged हुआ था, trade हुआ था start, commerce develop हुआ था. Now industrial revolution enabled large scale production, transportation became faster, और information revolution made communication easier and speedy across the world. So ये सारी चीज़ें मतलब पहले इंसान की ज़रूरत कम होती थी, ठीक है, पर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें एडवांस होती गई. लोग अपनी चीज़ों को आसान बनाते रहे. जैसे अभी किसी से हम पहले बात करते थे तो वी हैव टू सेंड लेटर्स और टेलीग्राम्स वी हैव टू सेंड, बट नाउ इट इज़ व्हाट हैपन कि हमारे पास फ़ोन है या फिर हम किसी को ईमेल कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी. तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कंप्रेस होती गई और बाकी सारी चीज़ों में हमें ज़्यादा तवज्जो देने स्टार्ट कर दी, ठीक है. तो ये थी आपकी ह्यूमन एनवायरनमेंट कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और कैसे उसे मॉडिफाई करते हैं अपने यूज़ के लिए. तो जैसे जैसे इंसान जैसे जैसे शहरीकरण स्टार्ट हो जाएगा, सिटीज़ बनेंगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं यूज़ के लिए, ऑफिसेस बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं,
तो उसी हिसाब से लैंड का यूज़ हो रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो थोड़ी कम होती जा रही हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, बिकॉज जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ये डेवलप्ड एरिया है वो हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, ठीक है, हमारी एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन, हमारे रहने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आ गए हम लोग चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। हमने उसमें बात करी थी इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारी इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग में क्या है। अब हमने अर्थ के ऊपर जब जिस पे हम रह रहे हैं उसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं इनसाइड अर्थ के, अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ योर अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। तो हमारी जो अर्थ है, हैव यू सॉ अ केक, जैसे मान लीजिए केक है ये, ठीक है, और इस केक में से मैंने इतना बाइट ले लिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा दैट इन अ केक यू मस्ट हैव सीन के लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लेयर केक खा रहे हो तो उसमें अलग अलग ऐसे ऐसे लेयर होती हैं, ठीक है। वे उसी हिसाब से हमारी अर्थ है। तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया है। अब इसमें ये देखिए, ये जो ऊपर आपको ये थिन लेयर दिख रही है, ये बहुत पतली सी लेयर, ये है हमारी क्रस्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है मेंटल, ओके। देन ये है आपका आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर। तो दिस इज व्हाट अर्थ के अंदर चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पेस्ट्री के अंदर जो पहली लेयर हो गई वो चॉकलेट की हो गई, फिर वनीला की लगा लो, फिर बटर स्कॉच की, फिर किसी चीज़ की। बट वैसे ही उसी हिसाब से समझ लीजिए कि हमारी अर्थ में पहले आता है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर इनर कोर, फिर आउटर कोर आता है और फिर आता है इनर कोर, ओके। सो आई होप यू पीपल विल रिमेंबर दिस थिंग। तो जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर है और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल मासेस पे कितनी है? 35 किलोमीटर, ठीक है, और सिर्फ 5 किलोमीटर है आपकी ओशन फ्लोर्स पे। सो नाउ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास पे, वो क्या है? सिलिका है और आपकी एल्यूमिना है। तो इट इज दस कॉल्ड सियाल, ओके। सियाल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सी है आपका सिलिका और आल है आपका एल्यूमिना, ठीक है। नाउ द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट है, अब कॉन्टिनेंटल मास हो गया था आपका सिलिका और एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब ओशनिक जो क्रस्ट है वो कंसिस्ट करता है सिलिका और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो इसको क्या बुलाते हैं हम? इसको बुलाते हैं सीमा। तो उसको क्या बुलाया था हम लोगों ने? सियाल और सीमा, ठीक है। इससे आप लोग याद रखेंगे, सियाल से क्या था? सी से सिलिका और आल से एल्यूमिना, और यहाँ पे क्या होगा? सी से सिलिका होगा और मास से होगा मैग्नीशियम। आई होप यू पीपल विल रिमेंबर दिस थिंग। अब मेंटल क्या है? मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। मेंटल क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। ये जो लेयर है ये है आपकी मेंटल, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करती है टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। कितनी नीचाई पे है? डेप्थ कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के इतने नीचे है। जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर है जो कोर है, ठीक है, विद द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। कोर का रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर, ओके। सो इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये किससे बनी है? ये बनी है निकल से और आयरन से, और इसको क्या बोलते हैं? नाइफ। नी से हो गया निकल और एफ ई से हो गया आपका फेरस। फेरस दैट इज आयरन, ओके। सो नाउ द सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल कोर है, इट इज वेरी हाई। वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। जो आपका सेंट्रल कोर है, ठीक है,
उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हैं। चलिए बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स से बनी हुई है। ठीक है, अब रॉक क्या होती है? रॉक का मतलब होता है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो रॉक वो नेचुरल मास है उस मिनरल मैटर का जो कि बनाता है हमारे अर्थ क्रस्ट को, और उसे हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, तो ये इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। इसका डिफरेंट कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे 3 मेजर टाइप्स की रॉक होती हैं। जैसे पहले हो गई आपकी इग्नियस रॉक, फिर हो गई आपकी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक कैसी होती है? वो देखा आपने मोल्टन मैग्मा। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, ये जैसे आपका वोल्केनो है। ठीक है, और इससे आपने ऐसे 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 फैलते देखा होगा। तो दिस इज मोल्टन मैग्मा। ठीक है, तो व्हेन इट कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम्स सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड होने के बाद क्या होता है? रॉक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक। इसके ठंडे होने से क्या होता है? जो रॉक है वो फॉर्म हो जाती है, और उस रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। तो अब 2 तरह की रॉक होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी इग्नियस, एक होती है आपकी इंट्रूसिव रॉक, और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। इग्नियस रॉक में भी 2 तरीके की रॉक्स होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव के बारे में जानते हैं। जब मोल्टन लावा होता है वो जैसे ही बाहर आता है अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। आपने देखा होगा कि अब ये जो लावा बाहर निकल के आया है, ठीक है, तो यानी कि अर्थ के निचले स्तर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जब ये ऐसे फूट कर बाहर आया है। ठीक है, तो जब ये मोल्टन लावा है ये अर्थ सरफेस से बाहर आता है। ठीक है, एज इट कम्स ऑन दी अर्थ सर्फेस, और इट कम्स ऑन दी अर्थ सर्फेस, जैसे अर्थ सर्फेस पे आ जाता है तो क्या होता है कि ये ठंडा होता जाता है, और ठंडे होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इस हिसाब से जब रॉक की फॉर्मेशन होती है उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब ये मोल्टन लावा जो है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे आता है तो ये एकदम से ठंडा जब हो जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है सॉलिड। तो इस तरीके की, इस वे में जो रॉक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्रस्ट पर, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल बैसल्ट है। आपने देखा होगा डेक्कन प्लेट्यू है वो बना ही बैसल्ट रॉक से है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। The Deccan Plateau is made up of basalt rock. ओके, और ये basalt rock किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। basalt is the example of extrusive igneous rock, और कहाँ देखने को मिल जाता है आपको? Deccan Plateau पे, because Deccan Plateau is been made up of basalt rock। फिर आता है आपका intrusive igneous rock। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, ये इट कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब ये क्या होता है कि कभी कभी जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के मतलब कुछ थोड़े और निचले हिस्से में जाके मतलब कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड रॉक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो लावा बाहर निकला था वो अर्थ सरफेस पे ठहर गया था और सॉलिड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा मोल्टन मैग्मा है जो कि कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब थोड़ा गहराई में जाके, वहाँ पे जाके ये कूल डाउन हो जाता है, वहाँ जाके ये सॉलिड हो जाता है। तो वहाँ जो सॉलिड रॉक फॉर्म होती है उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि IN से मतलब मान लीजिए डीप इनसाइड, ठीक है, और
इसका एक्सट्रूसिव है तो एक्सट्रूसिव से मान लीजिए कि उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है, ठीक है। नाउ ग्रेनाइट है इस तरीके का एक एग्जाम्पल, तो ग्रेनाइट इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक। और ग्रिंडिंग स्टोन्स होती हैं जो कि विच इज बीन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ओके। तो चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपकी ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये क्या होती हैं? द रॉक्स विच रोल डाउन, क्रैक and hit each other and are broken down into small fragments are called sediments. तो कुछ रॉक्स जो होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, तो दे रोल डाउन, ठीक है, वो रोल करते हुए नीचे आती हैं और क्रैक हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को हिट करती हैं और छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाती है, तो उनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स क्या है? दे आर बीन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब ये सेडिमेंट जो होते हैं इनको ये ट्रांसपोर्ट होते हैं या तो विंड से होते हैं या वाटर से होते हैं और ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डर टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। अब इन सेडिमेंट्स के साथ क्या किया जाता है? इनको कंप्रेस किया जाता है, दे आर बीन हार्डन्ड एंड फॉर दैट ये फॉर्म कर लेते हैं लेयर्स ऑफ रॉक को, ठीक है। अब इस तरीके की रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे कि आपकी सैंडस्टोन हो गई विच इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन किससे बनी है? ग्रेन्स ऑफ सैंड से। अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं they can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर में जो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है उनको चेंज किया जा सकता है मेटामॉर्फिक रॉक में, जैसे कि क्ले चेंज हो जाती है इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले को चेंज कर दिया जाता है स्लेट में और लाइमस्टोन को मार्बल में। ठीक उसी तरह इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, अंडर व्हाट? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब बात करेंगे रॉक साइकिल के बारे में। तो ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। अब जैसे आपने देखा था कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स थी, उनको दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर विच दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक थी, उनको बहुत ही ज़्यादा हीट में और प्रेशर में चेंज कर दिया जा रहा था मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक है, ये मेल्ट डाउन हो जाती हैं और ये फिर से फॉर्म हो जाती है मोल्टन मैग्मा में। दे आर बीन फॉर्म्ड इनटू मोल्टन मैग्मा। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है दैट कैन अगेन कूल डाउन और सॉलिडिफाई हो जाएगा वो इग्नियस रॉक में, ठीक है। अब यही जो मैग्मा है वो फिर से सॉलिड हो जाएगा, ठंडा होके फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर से बन जाएगा वो इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कैसे कैसे? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर में चेंज कर दिया गया मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक तो फिर से अंदर वो उसी काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर में थी, ठीक है। फिर ये मेल्ट डाउन हो गई और बन गई मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये सॉलिडिफाई होके हो गया इग्नियस रॉक में, ठीक है। तो ये जो रॉक है आपकी ये बनी होती है डिफरेंट मिनरल से। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब मिनरल्स वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल कॉम्पोजिशन होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कोल हो गए, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारी क्या होते हैं? ये यूज होते हैं इंडस्ट्री में। आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एक्सेट्रा। दे आर बीन यूज्ड इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों का यूज है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मिनरल्स क्या हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ओके, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं कुछ और डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। तो रॉक्स हमारी किससे बनती हैं? मिनरल से, ओके। और एग्जाम्पल आपने देख लिए, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है जो कि यूज्ड होते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ये सारी चीज़ें। तो ये है आपकी रॉक साइकिल,
ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज योर रॉक साइकिल। ओके, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब ज़्यादा हीट और प्रेशर में उनको वो करा जाता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो होती है अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर में होती है, तो फिर वो मेल्ट हो जाती है और वो जो मैग्मा है आपका, ये जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। व्हेन इट कूल्स डाउन इट इज अगेन चेंज्ड इनटू इग्नियस रॉक। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कोई भी क्वेरी है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो हमने 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें पहले चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट यानी कि अपने आसपास के सराउंडिंग में वो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बात करी। उसके बाद हमने जाना कि अर्थ के इनसाइड क्या क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चेंजेस क्या क्या होते हैं हमारी अर्थ में, व्हाट आर द चेंजेस विच आर बीन अर्थ इज बीन गोइंग थ्रू। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस काउंट होते हैं हमारी अर्थ के मूवमेंट में। नाउ अर्थ मूवमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। एक तो होती है आपकी एंडोजेनिक फोर्स, दूसरी होती है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या हो गई, जैसे सडन फोर्सेस होती हैं या डियास्ट्रोफिक फोर्सेस हो गई। ठीक है, दूसरी एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है आपकी, इरोजनल फोर्स है, डिपोजिशनल फोर्स है। तो ये दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। अब आपकी जो एंडोजेनिक फोर्स है उसमें आपका अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, डियास्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स हो जाते हैं। ठीक है, सडन फोर्सेस में फिर वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड्स है। ठीक है, और एक्सोजेनिक में क्या है, ये इरोजन और डिपोजिशन वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अबव द ऊपर वाली मतलब सतह की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जैसे अर्थ में इनसाइड मतलब जैसे कोई भी अंदरूनी कोई चीज़ ऐसी हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से ही अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। मतलब इन द लेयर ऑफ दिस अर्थ की जो ये लेयर है, ठीक है, अगर इसमें क्रैक आ गया, ठीक है, तो वहाँ से आपका अर्थक्वेक ऑब्टेन होगा, फिर वोल्केनो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हो रहा है। ठीक है, और एक्सटीरियर पार्ट में क्या है, इरोजनल है, डिपोजिशनल है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, तो सॉइल इरोजन हो गया, तो वही इरोजनल और डिपोजिशन वाला काम। ठीक है, पहले इरोड होगा फिर रीबिल्ड हो जाएगा उसी हिसाब से। और इसके जो मेथड्स हैं वो क्या है, रिवर से हो रहा है, या विंड से हो रहा है, या सी वेव से हो रहा है, या ग्लेशियर से हो रहा है। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलिए बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेयर है, पहली बात तो ये इट इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बुलाते हैं। जो आपकी लिथोस्फेयर है वो ब्रोक्ड है इन नंबर ऑफ प्लेट्स में। ठीक है, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है ना, ये धीरे 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 मूव करती रहती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मोल्टन मैग्मा की वजह से ये धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। सो दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा, उसकी वजह से ये धीरे धीरे मूव करती रहती है। नाउ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो कैसे मूव करता है, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ऑफ दीज प्लेट्स, ये क्या करता है, ये कॉज करता है चेंजेस कॉज करता है ये अर्थ सरफेस पे। कहाँ चेंजेस कॉज करता है, अर्थ सरफेस पे चेंजेस कॉज करता है। ठीक है, नाउ द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। जो अर्थ के मूवमेंट हैं, मैंने आपको बताया था, वो डिवाइड हो रहे हैं फोर्सेस में। 2 टाइप की फोर्सेस हैं आपकी, ये एक हो गई आपकी एंडोजेनिक और दूसरी एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स में क्या है, जो फोर्स है जो कि एक्ट करती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स दे प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। कभी कभी ये बहुत सडन, जैसे आपके अर्थक्वेक होते हैं, दे आर वेरी सडन। ओके, सो दीज फोर्सेस आर बीन प्रोड्यूस सडनली
ओके, दे हैव नो पर्टिकुलर टाइम और इट्स लाइक कि एक समय दे के ये सारी चीज़ होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज फोर्सेज आर वेरी सडन. ठीक है, एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. So these sudden movements like earthquake, volcanoes, these cause mass destruction over the surface of the earth. अब ये जो sudden movements होते हैं, जैसे कि आपकी earthquake हो गया या volcano हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये earth surface पे बहुत ज़्यादा मात्रा में destruction क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस कैसी हैं आपकी, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक्ट करती हैं. ठीक है, जो वहाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लगती हैं. ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस वो कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, और सडन मूवमेंट्स कौन से हैं आपके, अर्थक्वेक, वोल्केनो, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए. फिर बात करते हैं एक्सोजेनिक के बारे में. एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो कि वर्क करती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे. तो आपको मैंने पहले बताया था, एंडोजेनिक वो हैं जो इंटीरियर में काम करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो कि अर्थ के ऊपर की सतह पे काम करती हैं जो. ठीक है, दे डोंट वर्क इन द इंटीरियर, ये इस सरफेस पे ऊपर काम करती हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो पहले जानते हैं वोल्केनो के बारे में. तो वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक तरीके का वेंट है अर्थ क्रस्ट में. ठीक है, थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली. तो वोल्केनो हमारी अर्थ क्रस्ट पे वो वेंट है जिसमें से मोल्टेन मटेरियल्स हैं, जैसे मोल्टेन मैग्मा, ये सारी चीज़ें वो सडनली इरप्ट करती हैं. ठीक है, फिर आता है आपका अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं, ये मूव करती हैं. ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन दे मूव, जो सरफेस है अर्थ की वो वाइब्रेट करने लगती है एंड इट ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ. ठीक है, वो ट्रैवल करती है फिर ऑल अराउंड द अर्थ. सो दीज वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जब सरफेस अर्थ की वाइब्रेट करती है और ट्रैवल करती है, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये क्या करती हैं, ये इनको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. ठीक है, दीज वाइब्रेशंस आर बीन कॉल्ड एज अर्थक्वेक्स. ओके, फिर आती है बात आपकी फोकस की. फोकस क्या है, ये वो प्लेस है अर्थ मतलब क्रस्ट पे जहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जहाँ से जो मूवमेंट्स हैं, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं कि प्लेट का घूमना, ठीक है, वाइब्रेट करना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होते हैं फोकस से. फिर बात आती है आपकी एपीसेंटर की. एपीसेंटर क्या है, एपीसेंटर वो प्लेस है सरफेस पे, ठीक है, और ये अबव द फोकस होती है, इसको एपीसेंटर बोलते हैं. ये वो सरफेस है जो कि फोकस के ऊपर होती है, इट्स अबव द फोकस, इट इज नोन एज एपीसेंटर. अब ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रैवल करेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स. जो वाइब्रेशन आपके अब ये ट्रैवल करेंगे बाहर की तरफ फ्रॉम द एपीसेंटर. ठीक है, वेव्स की तरह. तो ये ज़्यादा डैमेज कॉज करेंगे. ज़्यादा डैमेज कैसे, द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर. सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ क्रिएट होता है, एपीसेंटर पे. क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की दैट इज बीन डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. सो द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. उसके जो दूरी, मतलब सेंटर की दूरी में जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, बट द मेन डैमेज इज बीन कॉज्ड क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर. तो कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स हैं which are being adopted by locally by people including study animal behavior, या फिर fish in the ponds get agitated, snakes comes to the surface. तो कुछ लोगों के अंदाजे हैं, ऐसे प्रिडिक्शन है. ठीक है, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या अर्थक्वेक आने वाला है. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जो फिश हैं पॉन्ड्स में वो गुस्से में आ जाती हैं, या फिर जो स्नेक्स हैं दे कम आउट. तो दिस इज सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस. इंसान अपने बचाव के लिए ऐसे प्रिडिक्शंस लगाता है. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है. ठीक है, क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, दिस इज योर मैग्मा चेम्बर, दिस इज योर मैग्मा चेम्बर, दिस इज अ वेंट. ठीक है, एंड ये है आपका लावा जो कि बाहर निकल के आ रहा है, ये लावा है, ये क्रैटर है. ठीक है, और ये गैसेस और एशेज हैं. ओके, तो दिस इज योर वोल्केनो. अब ये देखिए यहाँ पे, ये है प्लेट की बाउंड्री, ये है आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट, ये है प्लेट की बाउंड्री.
ठीक है, ये है आपका एपिसेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और उसके नीचे आपको ये दिख रहा है फोकस। फोकस है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। ठीक है, और ये है आपकी सेस्मिक वेव्स जो कि रेडिएट करती हैं आउट इन ऑल डायरेक्शन। सेस्मिक वेव्स आर लाइक दे आर रेडिएटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस। एक है आपका वेदरिंग और दूसरा इरोजन। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में देखिए क्या है, वेदरिंग कॉजेज द रॉक टू ब्रेक डाउन। वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये जो रॉक है, ठीक है, इसको मतलब ब्रेक डाउन होने का खतरा है। फिर इरोजन की वजह से क्या होता है, वाटर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये वाटर यहाँ पे कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से it moves and it transport moves the sediments down to the hill another place। ये जितने भी sediments हैं ये धीरे 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 नीचे जाएंगे और पानी के साथ बहते चले जाएंगे। तो एक प्रोसेस हो गई आपकी वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग का मतलब है इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, और इरोजन का मतलब है, इरोजन में होता है it is the process in which the wearing away of the landscape by different agents। और वो agents आपका water हो सकता है, wind हो सकता है, ice हो सकता है। तो ये जो eroded material होगा ना, ये carried away हो जाएगा, इन सारे ट्रांसपोर्टेड हो जाता है बाय आपका वाटर है, विंड है, इन सब से। ठीक है, और इवेंचुअली ये जाके डिपॉजिटेड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट कर देता है डिफरेंट लैंडफॉर्म को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वेदरिंग हुई इज व्हेन रॉक्स आर बीन ब्रोकन अप बाय रेन, फ्रीजिंग एंड बाय विंड। तो वेदरिंग में क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं आपकी ये ब्रोक हो जाती हैं, दीज आर बीन ब्रोक डाउन। ठीक है, और इनके मतलब रीजन क्या होता है, रीजन है आपका रेन की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, या बाय विंड की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। अब इरोजन क्यों होता है, इरोजन इज व्हेन द रॉक्स आर बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, और वो ट्रैवल करते हैं रिवर के साथ, ठीक है, या बॉडी ऑफ द वाटर और इन द विंड। उसके बाद होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, जब मटेरियल जाके डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो वो एक न्यू स्पॉट बना लेते हैं, जैसे ये आइलैंड बन गया यहाँ पे। तो देखिए वेदरिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग, जिसमें क्या होता है, बिकॉज द रॉक्स आर बीन इरोडिंग और डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं टू मेक स्टालाग्माइट्स। ठीक है, फिर आता है इरोजन का एग्जांपल देखिए, जो ये फ्रैगमेंट्स हैं रॉक के, ये ट्रैवल कर जाते हैं डाउन द रिवर एंड दे आर गोइंग टू डिपॉजिट, फिर ये डिपोजिशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस एग्जांपल में देखिए कि जो डिपोजिशन है बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक जो कि यहाँ तक ट्रैवल करते करते आए थे, तो इस सी में क्या बन गया, उसकी वजह से डिपॉजिटेड होके एक आइलैंड बन गया। ठीक है, तो वेदरिंग देन इरोजन एंड डिपोजिशन। तो दिस प्रोसेस इज लाइक, पहले खराब मतलब वो टूटता गया, ठीक है, दैट रॉक वाज बीन ब्रोकन एंड इट वाज बीन ट्रैवल्ड बाय वाटर, बाय रिवर, बाय विंड, एंड देन वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद एक रीबिल्ड हो जाता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं रिवर इसमें कैसे मदद करते हैं, रिवर ये काम कैसे करते हैं। तो वाटरफॉल है आपका, ठीक है, सो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब आपका जो रिवर है, ठीक है, इट टम्बल्स डाउन एट अ स्टीप एंगल, एक स्टीप एंगल पे काफ़ी तेज़ी से मतलब ओवर अ वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, वो फॉर्म कर लेता है। वाटरफॉल आपने देखे होंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं आपके वाटरफॉल, ठीक है, यहाँ से पानी ऐसे बहता आ रहा है, ठीक है, तो दीज आर बीइंग योर वाटरफॉल। फिर बात करते हैं मियांडर्स के बारे में। तो जो रिवर होती है आपकी, दैट एंटर्स द प्लेन, और वो ट्विस्ट और टर्न फॉर्मिंग जो लार्ज बेंड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मियांडर्स। ठीक है, फिर आता है आपका कट ऑफ लेक। कट ऑफ लेक क्या हो गया, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन। अब जो कंटिन्यूअस इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो साइड्स ऑफ द मियांडर होते हैं ना, उनके जो एंड्स हैं, एंड्स ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो इसमें क्या होता है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मियांडर लूप है वो धीरे धीरे कट हो जाती है, मतलब
टूट जाती है रिवर से और वो फॉर्म कर लेती है कट ऑफ लेक, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक भी, ठीक है। वो अलग ऑक्सबो क्यों बोलते हैं, कुछ ऐसे इस शेप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, अलग कट के। फिर बात करते हैं फ्लड प्लेन के बारे में। तो फ्लड प्लेन इज लाइक एज इट इज फ्लड, जो रिवर है वो डिपॉजिट करता है लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल को और बाकी कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं अलोंग इट्स बैंक। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, ठीक है। सो द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, आपकी जो रिवर है वो अप्रोच करता है सी की तरफ, तो जो स्पीड है फ्लोइंग वाटर की वो डिक्रीज होती जाती है और जो रिवर है आपका वो शुरुआत कर देता है टूटने में, ठीक है। इट्स लाइक इट बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो यानी कि जब आपके रिवर है व्हेन इट अप्रोचेस टू द सी, तो जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ जो आपका रिवर है वो शुरुआत कर देता है टूटने की। सो व्हेन इट बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में तब्दील हो जाता है, तब उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। फिर आता है आपका डेल्टा। नाउ व्हाट इज अ डेल्टा? तो जो रिवर है जब वो स्लो हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है, इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट लोड्स, ठीक है। तो जो भी अपने साथ में चीज़ें लेके आ रही होती है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओन माउथ। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसका अपना एक इट फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। सो द कलेक्शन ऑफ दी सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। अब ये जितने भी कलेक्शन होता है ना सेडिमेंट्स का, ठीक है, फ्रॉम ऑल द माउथ, फ्रॉम एवरीवेयर, तो वो फॉर्म कर देते हैं डेल्टा को, ओके। हियर यू कैन सी दिस। तो ये आपका रिवर सिस्टम है पूरा, ठीक है। ये सोर्स है, यहाँ से आपका ये पानी बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरी। कॉन्फ्लुएंस ये है आपका रिवर, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे ये डेल्टा में, ये डेल्टा है आपका, ठीक है। ये एस्चुरी हो गई आपकी, ठीक। ये माउथ हो गया इनका। ये चैनल है और ऑक्सबो लेक मैंने आपको ये दिखाया था, ये ऑक्सबो लेक है और ये ऐसे मियांडर ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे मियांडर फॉर्म हो जाते हैं। ये आपकी लेवी हो गई। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बात करते हैं वर्क ऑफ अ सी वेव। सी वेव से क्या होता है? तो सी केव्स होते हैं जो जैसे इरोजन और डिपोजिशन हुआ है सी वेव से, तो इट गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। वो किसे राइज देते हैं? वो कोस्टल लैंडफॉर्म को, दे गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म एंड दे कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक डेवलपिंग क्रैक। और वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं उस रॉक पे जहाँ पे क्रैक डेवलप हो रहा है। अभी जो क्रैक है ना वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ठीक है, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा ओवर द टाइम। अब ड्यू टू विच जो ये होलो लाइक केव्स फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, रॉक्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं सी केव, ओके। फिर आता है आपका सी आर्क्स। सी आर्क्स क्या होता है? तो जब ये कैविटीज धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और बड़ी होती जाती हैं रूफ ऑफ द केव्स पे, ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ सी आर्क। तो उस टाइम पे ये क्या फॉर्म कर लेती है? ये सी आर्क फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, आर्क शेप सा बन जाता है। स्टैक्स क्या होते हैं? जब इरोजन होता है, ठीक है, सो द इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट एंड दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक। जब इरोशन होता है तो वो ब्रेक कर देता है रूफ को, ठीक है। अब जब रूफ ब्रेक हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ दीवारें रह जाती हैं, ठीक है। अगर आपकी छत को हटा दिया जाए तो वहाँ पे सिर्फ दीवार रह जाएगी, ओके। सो ओनली द वॉल्स आर बीन लेफ्ट एंड इन्हीं वॉल्स को, ये जो वॉल लाइक कुछ फीचर्स हैं, इनको हम स्टैक बुलाते हैं, ओके। देन होता है आपका सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या हो गया? ये वो स्टीप रॉकी कोस्ट है, ठीक है, विच इज बीइंग राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। अब ये कुछ एक रॉकी कोस्ट सी है, ठीक है, जो कि राइज हो रही है वर्टिकल वे में राइज हो रही है सी वाटर के ऊपर। इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ये हॉलो सा बन गया है, ठीक है, ये हो गया आपका सी केव। ये देखो ये आर्क सा बन गया, ये एक आर्क शेप सा बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैक, ये स्टम्प है, ओके। एंड दीज आर योर लाइन्स ऑफ वीकनेस, okay, these kind of
ऐसे ऐसे होल बन जाते हैं. दीज आर नोन एज ब्लो होल एंड दिस इज योर ओरिजिनल शेप ऑफ द हेडलैंड. ऐसी शेप थी और कैसे कैसे कटता 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 चला गया ये. ठीक है, एंड दिस इज लाइक अंडर कटिंग. तो चलिए आगे देखते हैं, वर्क ऑफ आइस देखते हैं. अब यहाँ देखते हैं जो ग्लेशियर्स हैं आपके, यानी कि रिवर ऑफ आइस हैं. ठीक है, तो जब ये इरोड होते हैं तो जो आपका लैंडस्केप है बाय लाइक बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये कार्व हो जाते हैं by out of deep hollow there. Okay, and as the ice melts they get like filled up with water and becomes beautiful lakes in the mountain. तो क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये कैसे कार्व होते हैं? they have been carved out deep hollow. ठीक है, जैसे जैसे आपकी जो आइस है वो मेल्ट होती जाती है, वो यहाँ पे मतलब दैट इज बीन फिल्ड अप विद वाटर, और वो धीरे धीरे मतलब बहुत ब्यूटीफुल लेक्स में बदल जाते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब ग्लेशियल मोरेन्स क्या होते हैं? तो जो मटेरियल है जो कि कैरिड होता है ग्लेशियर्स के साथ, ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी रॉक हो गई या स्मॉल रॉक हो गई या सैंड हो गया, सिल्ट हो गए, तो ये क्या करती है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये फॉर्म हो जाती हैं ग्लेशियल मोरेन्स की. यहाँ पे ये आपको मोरेन्स दिख रही है यहाँ पे ऐसे. ओके, अब बात करते हैं वर्क ऑफ विंड का. तो विंड इन द डेजर्ट एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इज विंड. अब एक डेजर्ट में जो एक्टिव एजेंट है इरोजन के लिए या डिपोजिशन के लिए वो क्या है? वो विंड है. ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है डेजर्ट एरिया में कैन फाइंड वाटर. एंड मशरूम रॉक्स. तो डेजर्ट में क्या होता है, जो रॉक्स है ना दे कैन बी शेप्ड लाइक अ मशरूम. जो आपके डेजर्ट में रॉक होती है उनकी शेप कैसी हो जाती है? मशरूम जैसी हो जाती है, और उनको कॉमनली बोला जाता है मशरूम रॉक. फिर बात आती है आपकी सैंड ड्यून्स की. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? तो जब विंड ब्लो करती है तो वो लिफ्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देती है. तो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जैसे ही वो मतलब हवा चलना बंद हो जाती है, ठीक है, wind stops blowing, so the जो sand है ना, the sand falls and get deposited in low hill like structure. तो वही जो sand है जो उड़ रही थी वो वहीं गिर जाती है and it gets deposited. ठीक है, और वो deposited एक मतलब हिल लाइक स्ट्रक्चर में, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स. ओके, देन बात आती है आपकी लॉइस की. तो ये क्या है, जो ग्रेन्स हैं सैंड के वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत लाइट होते हैं. ठीक है, तो जब विंड इनको कैरी करके लेके आती है ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सैंड है ना ये डिपॉजिट हो जाती है लार्ज एरिया में. अब लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है इसीलिए इनको लॉइस बुला देते हैं. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है या कोई भी प्रॉब्लम आई है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो ये ऐसे कुछ ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. सो दीज आर लाइक फॉर्न ड्यून्स विच आर बीन फॉर्म्ड बाय द वेजिटेशन ट्रैप्स व्हेन ब्लोन सैंड. ओके, तो गाइज हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 7th क्लास एनसीईआरटी के. ठीक है, एंड टुमारो आई विल बी कल हम लोग 4th चैप्टर विच इज़ योर एयर देन वाटर, उन दोनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. बाकी इफ़ यू हैव एनी प्लस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. okay, or you can text on this number. And if you are looking forward to take Unacademy's Plus subscription, use code STUDYIS for extra discount. So we'll gonna meet tomorrow. तब तक के लिए इन चैप्टर्स को रिवाइज करें. कोई भी क्वेश्चन होता है आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड स्टडी हार्ड, प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है. And we'll gonna meet tomorrow. Bye bye, take care and have a wonderful day ahead.